Okay, hello everyone. Good evening to all of you. So, welcome to the YouTube channel of YourPedia Engineering Career Point. So, I am Vinny Sharma, and today we are going to start our first lecture of the hPSC lecturer. Okay. So, आपके पास जैसे कि मैं आपके पास अब यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स. जैसे अभी आपके पास अभी जो सबसे पहले भी आपने सिविल और मैकेनिकल की स्ट्रेंथ और मटेरियल की क्लास अभी अटेंड करी होगी, ठीक है ना. तो आपके पास अब यहाँ पे जो मैं स्टार्ट करूँगा वो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स तो स्टार्ट करूँगा. तो इस केस में आपके पास सबसे पहले just wait for some time. Okay, students को आने दो आपके पास. Then we will start our fluid mechanics chapter. Okay, okay, so let us start. सो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कि एचपीएससी ने अपना जो एक लेक्चरर पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन लागू किया है, निकाला है. तो इस केस में आपके पास यहाँ पे बीटेक और एमटेक जो ग्रेजुएट्स है दोनों के दोनों एप्लीकेबल यहाँ पर है. ओके, तो इस केस में आपके पास जो एचपीएससी का जो सिलेबस है जो मेंशन आपके पास वो है फॉर द लेक्चरर पोस्ट, वो स्पेसिफिकली गेट का ही सिलेबस आपके पास यहाँ पे इंटायरली मेंशन है. ठीक है ना. तो हमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करनी है वो इस ढंग से आपके पास यहाँ पे कवर अप करना है कि आपके पास गेट का जितना भी सिलेबस आपके पास होता है ओवरऑल कंप्लीट एफएम आपको करना पड़ेगा. ओके, थ्योरेटिकल अप्रोच लगा के और साथ में आपके पास न्यूमेरिकल अप्रोच आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी पूरे के पूरे चैप्टर के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए. और इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके पास जो मैं यहाँ पे भी स्टार्ट करूंगा आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो इंटायर आपके पास सब्जेक्टिव को कवर अप करेंगे, साथ में आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, मैं साथ ही साथ आपको दोनों कवर अप करके चलूंगा. ओके, शुरू से ही हम यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की ही अप्रोच आपके पास लेके चलेंगे. ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो अब इस केस में आपके पास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे, कौन कौन से आपके पास चैप्टर मेंशन है एज पर योर सिलेबस इन द एग्जाम. तो इस केस में आपके पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स की हम जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली 3 पार्ट्स में आप स्टडी करोगे. दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द फ्लूइड स्टैटिक. ओके, तो फ्लूइड स्टैटिक में आप जो टॉपिक कवर अप करने वाले हो वो एक्चुअली में आप 4 टॉपिक्स यहाँ पे स्टडी करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज. फ्लूइड प्रॉपर्टी जो चैप्टर है बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, कुछ बिल्कुल भी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं रहने वाला. ठीक है ना. इसमें आप यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स, डिफरेंट लॉज जो हम स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, वो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आप यहाँ पे स्टडी करोगे रिगार्डिंग द कैविटेशन, सरफेस टेंशन, कुछ इस तरह की. नेक्स्ट आपके पास आप स्टडी करोगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट. इसमें हम यहाँ पे प्रेशर की स्टडी करने वाले हैं और इसी के साथ आपके पास प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस आप यूज करते हो उन सबको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे. Okay, and the third part we are going to cover the hydrostatic forces on the submerged body. Okay, तो इस केस में आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस रहेगा इसमें हम थोड़ा डायनामिक एनालिसिस करने वाले हैं. डायनामिक तो नहीं बोलना चाहिए, इसमें हम यहाँ पे फोर्सेस को इंक्लूड करने वाले हैं. तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल सा, छोटा सा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास यहाँ पे रहेगा. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फोर्थ चैप्टर जो हमारा रहेगा लास्ट में फ्लूइड स्टैटिक का, दैट विल बी द बुयांसी एंड फ्लोटेशन. ओके, तो ये जो टॉपिक है आपके पास फ्लूइड स्टैटिक में, ये मेजॉरिटी ऑफ आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं रिगार्डिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और आपके पास बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पास फ्रेम होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. नेक्स्ट आप जो स्टडी करोगे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स. अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो हमारा पोर्शन यहाँ पे रहने वाला है दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, इसमें आपके पास हम यहाँ पे कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे फ्लूइड फ्लो का. ओके, तो जो भी आपके पास आप टाइप ऑफ फ्लूइड जो आप पढ़ोगे, टाइप ऑफ फ्लोज आप यहाँ पे जो स्टडी करोगे उसमें जो कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस हम करेंगे रिगार्डिंग द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वो सब का सब एनालिसिस आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आप यहाँ पे कवर अप करोगे. ओके, तो इस केस में आपके पास जो चैप्टर रहेगा हमारे पास काइनेमेटिक, इसमें आप डिफरेंट लाइंस भी देखने वाले हो, जैसे स्ट्रीमलाइन हो गया, पाथ लाइन हो गया, स्ट्रीक लाइन. वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल दोस इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स. नेक्स्ट आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, दैट इज द फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट. तो फ्लूइड डायनामिक्स में आपको स्टडी करना है बेसिकली जब फ्लूइड आपके पास मोशन में यहाँ पे होगा. ओके, जैसे अगर आपके पास हम सिंपल से बात करें ओपन चैनल फ्लो के केस में, या फिर आपके पास जो फ्लूइड है वो किसी पाइप में अगर फ्लो करता है तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्सर्ट हो रही है, किस टाइप का फ्लो आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, किस तरह की बाउंड्री लेयर्स आपके पास फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, वो सब का सब एनालिसिस जो है वो हम यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स में करने वाले हैं. तो इस केस में आप देख सकते हो टोटल जो 6 चैप्टर हमारे पास रहेंगे वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं. ओके, और आपके पास यहाँ पे ये मत सोचना कि फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होंगे. ठीक है, अब आपको मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास अगर जैसे भी हमने एनालिसिस करा है एचपीएससी ए के एग्जाम का, ठीक है, जो भी रिसेंटली हुआ था, और जो लास्ट टाइम आपका जो लेक्चरर पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसको जब हमने एनालिसिस करा तो उसमें आपको यहाँ पे ये देखने को मिला कि हम आउट ऑफ 100%
10% मैक्सिमम 10% जो वेटेज है वो फ्लूइड मैकेनिक्स को ही मिली हुई है। ओके, तो आप ये सोच सकते हो कि अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को आप यहाँ पे कवर अप कर रहे हो सिंगल एक सब्जेक्ट को, तो दैट मीन्स यू आर कवरिंग द 10% ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज का। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, चलो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे एक एक करके सब कुछ देखेंगे आपके पास कि फ्लूइड स्टैटिक क्या चीज है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, ये सब के सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपके पास यहाँ पे जो फ्लूइड है, बेसिकली फ्लूइड का आप डिफाइन कैसे करते हो, फ्लूइड का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे क्या होता है। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर राहुल, क्या हुआ आपके पास यहाँ पे, क्या डाउट है राहुल आपका? डिग्री सर्टिफिकेट आपकी कौन सी डिग्री सर्टिफिकेट में मेंशन है? थर्मल इंजीनियरिंग एमटेक क्या आपके पास यहाँ पे? एमटेक में ना? यस राहुल, क्या डाउट है आपका? फिर से लिखो आपके पास यहाँ पे। चलो, तो आपके पास यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा था कि आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए था कि फ्लूइड को हमें डिफाइन कैसे करना है। ठीक है ना? और आपके पास जो फ्लो है, एक्चुअली में जब हम फ्लूइड फ्लो की हम यहाँ पे बात करेंगे, फ्लो का एक्चुअल मीनिंग क्या यहाँ पर होता है। ठीक है ना? तो इस केस में अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें, जब भी आप किसी मैटर की स्टडी करते हो, मैटर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली हम स्टडी करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। ठीक है ना? लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब भी आप मैटर को डिफाइन जब हम करते हैं तो दो वेज में डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट वन इज द सॉलिड एंड द सेकंड वन इज द फ्लूइड। अब फ्लूइड के अंदर बेसिकली आपके पास यहाँ पे लिक्विड और जो गैसेस है दोनों के दोनों आप यहाँ पे इंक्लूड करते हो। अब इस केस में अगर हम बात करें तो फ्लूइड बेसिकली एक्चुअली में है क्या यहाँ पे, एक ऐसा एक सबस्टेंस आपके पास यहाँ पे होता है जो कि कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है जब आप इस पे कोई हल्की सी शेयर फोर्स अप्लाई यहाँ पे करते हो तब। ओके, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे फ्लूइड इज एनीथिंग which is continuously deforming under the action of a force। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन जो हमारे पास यहाँ पर है वही एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लो आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना? तो इस केस में जो फ्लूइड है बेसिकली उसमें आप लिक्विड को भी कंसिडर कर सकते हो, इसमें आप यहाँ पे गैसेस को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। यस, हाँ आप एलिजिबल हो। थर्मल, अगर थर्मल इंजीनियरिंग मेंशन कर रखा है दैट इज ओके, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है ना? आपके पास यहाँ पे जो आपकी डिग्री है वो मैकेनिकल से ही है और उसमें जो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है वो आपके में मेंशन कर रखी है एज पर थर्मल इंजीनियरिंग, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप अप्लाई कर सकते हो आप आराम से, डोंट वरी। ओके, चलो, तो अब आपके पास यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, तो जब भी आप स्टडी करोगे फ्लूइड्स की तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे लिक्विड एंड गैसेस हम दोनों की स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं, बिकॉज बोथ ऑफ दीज सबस्टेंस फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि आपके पास जो लिक्विड हमारे पास यहाँ पे होते हैं, लिक्विड को आप कंसिडर करते हो एज अ इनकम्प्रेसिबल सबस्टेंस, और अगर आप जैसे हम बात करें गैसेस की तो इसे हम कंसिडर करते हैं एज अ कंप्रेसिबल सबस्टेंस। ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि आपके पास अब इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल का मतलब यहाँ पे क्या है, वैसे मैं आपको ये फिर से रिपीट करूंगा इन द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। आपको मैं हल्का सा बता देता हूँ कि इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल का यहाँ पे मतलब क्या है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी फ्लूइड, ठीक है ना, अगर आपके पास फ्लूइड में अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर डेंसिटी में चेंजेस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो उस केस में आप यहाँ पे कह सकते हो कि दैट इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे लिक्विड की, लिक्विड के ऊपर अगर आप यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो या प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, इन दैट केस देयर विल बी अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कंप्रेशन आल्सो। ओके, देयर विल बी अ लिटिल बिट चेंज इन डेंसिटी। तो अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे चेंज इन डेंसिटी जो है वो अगर लेस देन 5% है, in that case we can assume the substance as a incompressible substance। ओके, तो आपके पास जो लिक्विड हम जो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं वो अंडर द इनकम्प्रेसिबल सबस्टेंस आप यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जिसमें आपके पास जो डेंसिटी में जो वेरिएशन आएगा वो आपको लेस देन 5% देखने को मिलता है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें गैसेस की, तो गैसेस के अंदर आपके पास अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में डेंसिटी वेरिएशन जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे उसे अलग तरह से स्पेसिफाई कर रहे हो, स्पेसिफिकली कंप्रेसिबल फ्लो। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करें जो गैसेस हमारे पास है, गैसेस भी आपके पास इनकम्प्रेसिबल बिहेवियर शो कर सकता है अगर हम यहाँ पे मैक नंबर को डिफाइन करें।
ओके तो एक क्राइटेरिया जस्ट अभी के लिए, ओके स्टार्टिंग में जस्ट ऐसी फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि आपका एचपीएससी के जो एग्जाम है इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के तीनों स्टेजेस आपके पास यहाँ पर है, तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी। आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव व्यू से भी आपको चलना है, आपके पास यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलना है, और थर्ड आपके पास यहाँ पे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चलना है, ठीक है। तो अगर मैं इंटरव्यू से अगर यहाँ पे बात करूं, तो आपके पास इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नॉर्मली फ्रेम होता है कि आपके पास ये जो गैसेस है बेसिकली जो कि कंप्रेसिबल सबस्टेंस है, इसे आप कब इनकंप्रेसिबल सबस्टेंस अज्यूम कर सकते हो, ओके। तो यहां पर हम एक मैक नंबर यहां पे डिफाइन करते हैं, दैट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ द इलास्टिक फोर्सेस, inertia forces to the elastic forces, or we can say the velocity of the object to the velocity of sound, ओके तो ध्यान रखना अगर आपके पास मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 0.2 है, इन दैट केस वी नॉर्मली अज्यूम दैट द फ्लूइड इज कंसीडर्ड एज ए इनकंप्रेसिबल, ओके। तो अगर आपके पास गैसेस के मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 0.2 अगर आपको देखने को मिलती है, इन दैट केस यू कैन से दैट द गैसेस कैन बी कंसीडर्ड एज अ इनकंप्रेसिबल सबस्टेंस इवन दो इट इज नॉट अ इनकंप्रेसिबल, ओके। तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास जो फ्लूइड बेसिकली है इसके पास कुछ खुद का एक डिफाइंड शेप यहाँ पे नहीं होती, ओके इसका ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे ये कोई भी शेप को अटेन कर सकता है अगर आप इसे किसी कंटेनर में डाल रहे हो, ओके। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आपके पास एक डिफाइंड मास है, ओके, तो आपके पास जो डिफाइंड मास ऑफ फ्लूइड है उसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। लेकिन आपके पास जो शेप है वो किस पे डिफाइन करेगा, वो आपके पास शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड यहाँ पे करता है, तो इसका भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। तो जस्ट बेसिक्स। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट चले, अब चलते हैं कि आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो बेसिकली। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो स्टडी सब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग करेंगे बेसिकली 3 पार्ट में आप स्टडी करोगे, फ्लूइड स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स। तो इनका मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लूइड स्टैटिक क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, अब एक चीज की ध्यान रखना, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप यहाँ पे बिहेवियर ऑफ फ्लूइड को स्टडी करते हो, ओके। जब आपके पास जो फ्लूइड है वो किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट पे अगर आएगा, ठीक है, या अगर कोई आपके पास लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के साथ कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है, या तो लिक्विड रेस्ट पे हो या फिर आपके पास मोशन में हो, तो दैट मींस यू आर द इन द फ्लूइड मैकेनिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन व्हेनेवर इट इज मेकिंग अ कांटेक्ट विद एनी सरफेस और एनी अदर लिक्विड, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट केस में हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी फ्लूइड स्टैटिक। अब फ्लूइड स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको मैं सिंपल सा बताऊं तो जब भी आप यहाँ पे मैकेनिक्स की स्टडी करते हो तो मैकेनिक्स की स्टडी हम 2 पार्ट्स में करते हैं, ठीक है ना। एक आपके पास यहाँ पे आता है स्टैटिक और सेकंड आपको देखने को यहाँ पे मिलता है काइनेटिक, ठीक है। तो इसका सबसे पहले ध्यान रखना, जब स्टैटिक की जब हम बात करते हैं तो इस केस में हमारे पास कोई भी आपके पास जो बॉडी है वो मोशन में यहाँ पे नहीं होगी। दैट मीन्स इन द केस ऑफ स्टैटिक द बॉडी इज गोइंग टू बी इन द रेस्ट कंडीशन और इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे जब भी आप स्टैटिक फ्लूइड की अगर जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, और उसके बिहेवियर को अगर आप स्टडी कर रहे हो, इन दैट केस वी कैन से इट इज अ स्टडी ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लूइड स्टैटिक। और एक नेक्स्ट चीज आपके पास फ्लूइड स्टैटिक के टाइम पे आप यहाँ पे फोर्सेस को इंक्लूड करोगे, ध्यान रखना इसका, फोर्सेस को आप इंक्लूड करोगे, दैट इज व्हाई द थर्ड चैप्टर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सबमर्ज्ड बॉडी वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके। इसका भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में थोड़ा ध्यान रखना, अब आप यहाँ पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ोगे, अब आप यहाँ पे मोशन को कंसीडर करोगे। जैसे आपके पास एक सिंपल से पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है या ओपन चैनल फ्लो आपके पास यहाँ पे हो रहा है, ओके, बट यू आर नॉट कंसीडरिंग ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्सर्टिंग ऑन द फ्लूइड। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है किसी पाइप में या कहीं पर भी, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करती है, लाइक प्रेशर फोर्सेस, ग्रेविटी फोर्सेस, कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस, सरफेस टेंशन फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस आपके पास यहाँ पे एक्ट करती है। तो अगर आप यहाँ पे फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हो, इफ यू आर कंसीडरिंग ओनली if you are studying only the displacement, velocity and acceleration of a single fluid particle during the fluid flow, that means it is a part of a fluid kinematics, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड इन द थर्ड पार्ट वी हैव अ फ्लूइड डायनेमिक्स। तो आपके पास यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो फ्लूइड डायनेमिक्स में आप यहाँ पे क्या कवर अप करने वाले हो, आप यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करोगे फ्लूइड का जब फ्लूइड मोशन पे है
और उसके ऊपर जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, दैट मींस वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्सर्टिंग ऑन द फ्लूइड। ओके, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द फ्लूइड डायनेमिक्स। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, एक नई ब्रांच आप स्टडी करते हो दैट इज हाइड्रोडायनेमिक, जो कि हम यहाँ पे कवर अप नहीं करेंगे। ओके, इसमें आप यहाँ पे क्या करते हो, बेसिकली आप यहाँ पे स्टडी करते हो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की, जब आपके पास इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मोशन में होता है लेकिन बहुत ही स्लो वेलोसिटी में। ठीक है ना, तो इसमें आपके पास हाइड्रोडायनेमिक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन फ्लूइड मशीनरी में आप उसे देखने वाले हो, तो ध्यान रखना इसका। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, जैसे कि पंप्स हो गया, टर्बाइंस, शिप्स, सबमरीन, नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पर हमारे पास चीजें हैं जहां पे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। ओके, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप जैसे हम बात करें किसी भी बिल्डिंग की, अगर डिजाइनिंग की बात करें, किसी व्हीकल की एरोडायनेमिक डिजाइनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, ओके, तो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द हाउ मच ड्रैग फोर्सेस आर गोइंग टू एक्सर्ट ऑन द बॉडी। ओके, इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलो आपके पास अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब आपके पास नेक्स्ट एक और चीज, अब आप यहाँ पे ये भी स्टडी करोगे कि आपके पास जो प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है ना, तो इस केस में आपके पास हम पूरे के पूरे इंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स में, इंटायर थर्मल इंजीनियरिंग में और आपके पास इंटायर फ्लूइड मशीनरी पार्ट में प्रेशर को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रेशर क्लियर होना चाहिए कि प्रेशर का एक्चुअल में मतलब क्या है और आपके पास प्रेशर एक कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रेशर बेसिकली आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड की, जिसकी हेल्प से आपके पास यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो कि आपके पास यहाँ पे किसी भी सरफेस के नॉर्मल एक्सर्ट यहाँ पे हो रहा है। मतलब कि अगर आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड के साथ कांटेक्ट पे लेके आ रहे हो, तो लिक्विड के पास एक प्रेशर फोर्स यहाँ पे होती है, जो कि हमेशा सरफेस के नॉर्मल एक्सर्ट आपके पास यहाँ पे होगी। सो लेट अस सपोज if there is a simple body, let us say we have a surface, so this is a surface, okay, any random surface, and if the force is acting here at this particular point, at point number A, okay, at some angle theta, let us say. So here you can see, here we are going to define the two component of these forces. The first component is going to be the normal component, that is the dFn, and the second component is going to be the tangential component. ठीक है, इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपके पास यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स जो एक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल एरिया के ऊपर, दैट इज नोन एज द प्रेशर। ठीक है ना, तो प्रेशर बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपके पास यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली फ्लूइड की, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि आपके पास यहाँ पे किसी भी सरफेस के नॉर्मल आपके पास एक्ट यहाँ पे करता है। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट, वी आर गोइंग टू डिफाइन इट इन दिस वे, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पर यूनिट एरिया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रेशर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रेशर इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेशर जो है वो एक पर्टिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक प्रेशर के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, बट दैट इज नॉट अ केस। ओके, तो आपके पास यहाँ पे प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसे आपके पास स्केलर क्वांटिटी है ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अब हम आगे जब हम प्रेशर चैप्टर को जब हम स्टडी करेंगे, उसमें आप डिफरेंट लॉज आप स्टडी करोगे, पास्कल लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इन दैट केस आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाई द प्रेशर इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास जो नॉर्मल फोर्स जब आपने कैलकुलेट करा पर यूनिट एरिया, दैट इज नथिंग बट इट इज द प्रेशर, एंड द सेकंड थिंग इज द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया व्हिच इज एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल आपके पास जो स्ट्रेस है वो कुछ नहीं है, वो आपके पास टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब नेक्स्ट आपके पास जब हम प्रेशर की, जब हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली फ्लूइड स्टैटिक की, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जब कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन पर है तो उसके ऊपर किसी भी तरह की शेयर फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जैसे मैंने आपको भी बोला कि जो फ्लूइड है वो एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता है अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्सेस। तो अगर आपके पास माइन्यूट सी टेंजेंशियल फोर्स या शेयर फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, किसी फ्लूइड के ऊपर, दैट मींस द फ्लूइड इज गोइंग टू बी फ्लो। ओके, और फ्लूइड स्टैटिक में फ्लूइड जो है वो फ्लो नहीं करने वाला, इट इज गोइंग टू बी इन अ स्टेशनरी पोजीशन।
तो आपके पास यहाँ पे जब भी फ्लूइड आपके पास रेस्ट पे होगा, देयर इज नो शेयर फोर्स कंपोनेंट ऑन द फ्लूइड, ओके, एंड देयर विल बी ओनली द प्रेशर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, ओके। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अब करते हैं स्टार्ट आपके पास मेन हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर रहने वाला है ये, ठीक है ना। आज की क्लास में जो मैं आपके पास यहाँ पे कवर अप करूंगा, मैं आपको जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कुछ बेसिक लॉज आपके पास है, न्यूटन लॉ, विस्कोसिटी उसको हम कवर अप करेंगे, और इसी के साथ आपके पास यहाँ पे फ्लूइड के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, इन सबको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। और उसके बाद आपके पास जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ पे बेसिक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप यहाँ पे देखोगे। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लूइड प्रॉपर्टीज की, तो देखो प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है। प्रॉपर्टीज एक्चुअली में यहाँ पे है क्या, वो एक तरह से किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिससे कि आपको फिजिकल कंडीशन पता लग रही है किसी बॉडी की, ओके, दैट इज नोन एज द प्रॉपर्टी, ओके। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेट अस से इफ यू हैव अ सिंपल रूम, ओके, लेट अस से वी हैव अ कंटेनर, here we have a container and this container is consisting of some gases here. So मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास जो गैसेस है, it is having a pressure P1, volume V1 and the temperature T1. So here you can see this pressure P1, V1 and T1 are nothing but these are the characteristics of this particular air which is inside the container. Okay, so these are nothing, these are the properties of the system. ओके तो आपके पास किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प आपके पास यहाँ पे करेगा, ओके। इसका ध्यान रखना है। तो इस केस में जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जो स्टडी करेंगे दैट इज द मास डेंसिटी और अ सिंपल डेंसिटी, ओके, व्हिच इज बेसिक नथिंग बट द रेशियो ऑफ द टोटल मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये आपके पास फ्लूइड की हैवीनेस को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। फ्लूइड कितना ज्यादा हैवी आपके पास है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा दैट मींस इट इज गोइंग टू बी मोर हैवी, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये आपके पास यहाँ पे मास ऑफ द सबस्टेंस है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में सबस्टेंस जो कितना मास ऑक्युपाई कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी और द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ओके। तो इसकी जो यूनिट होगी वो आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपको देखने को मिलेगी इन एसआई यूनिट, और आपके पास यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिलेगा इन दी सीजीएस यूनिट। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप प्रॉपर्टी आप जो स्टडी करते हो दैट विल बी द स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी। तो आपके पास स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी कुछ नहीं है, दैट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ द फ्लूइड, ओके, एंड टू इट्स वॉल्यूम। तो अगर आप यहाँ पे जैसे आप ये देखो, आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज द डेंसिटी, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ वेट है फ्लूइड का, दैट इज नथिंग बट इट इज द स्पेसिफिक वेट, ओके। तो अगर आप यहां पे देखोगे जो वेट ऑफ फ्लूइड है दैट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी, ओके, एंड जस्ट राइट नाउ वी हैव स्टडीड द मास बाय वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो स्पेसिफिक वेट है किसी फ्लूइड का दैट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड द ग्रेविटी, ओके। तो आपके पास यहाँ पे या आप इनडायरेक्टली आप देखो आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक वेट, ओके। तो ध्यान रखना इन चीजों का। तो अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी आपको गिवन है पूरे के पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में, पूरे के पूरे इंजीनियरिंग में, किसी भी टॉपिक में, ठीक है ना, अगर आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक वेट मेंशन है वो इनडायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है टोटल वेट ऑफ द सिस्टम की। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी आप स्टडी करते हो दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास यहाँ पे वन यूनिट अगर आपके पास मास प्रेजेंट है तो हाउ मच वॉल्यूम इट इज ऑक्युपाइंग, ओके। सो इट इज डिफाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट मास इज नोन एज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है इट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्लूइड बेसिकली है वो दो तरह के होते हैं, या तो लिक्विड आप स्टडी करोगे या तो आप स्टडी करोगे गैसेस की, ओके। तो अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर। तो लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम चेंज आपके पास यहाँ पे होगा वो बहुत ही लेस होता है अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो जब भी आप यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करोगे, इन दैट केस वी आर गोइंग टू स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एज अ प्रॉपर्टी,
ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे गैसेस की स्टडी करते हो तो वहां पे डेंसिटी पैरामीटर नहीं आता, ठीक है। वहां पर हम स्टडी करते हैं, वहां पर हम कंसिडर करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी है, इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द गैसियस और कंप्रेसिबल सबस्टेंस, वेयर एज द डेंसिटी प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर द इनकंप्रेसिबल सबस्टेंस, ठीक है। इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी और द रिलेटिव डेंसिटी। लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास यहाँ पे, जो कि आपको जस्ट पता होना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले। तो आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब आपके पास यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे पास हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर, अगर जैसे हम यहाँ पे बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स या फ्लूइड के केस में आपके पास हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चलते हैं दैट इज टेकन टू एज अ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो कितने टेम्परेचर पे आपके पास यहाँ पे कंसिडर करते हैं। दैट इज टेकन एट अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ लिक्विड, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आपके पास जो फ्लूइड है बेसिकली वो लिक्विड और गैसेस दोनों में होते हैं। वो आपके पास लिक्विड भी हो सकता है यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे गैसेस भी हो सकता है। लेकिन जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स की जब आप स्टडी करते हो, तो अगर आप यहाँ पे फ्लूइड, स्पेसिफिकली फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड मशीनरी के अंदर कहीं पर भी अगर आप फ्लूइड वर्ड को देख रहे हो, तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज आना चाहिए कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड्स ओनली, वी आर नॉट टेकिंग वी आर नॉट कंसिडरिंग द गैसेस हियर, ओके। तो फ्लूइड बेसिकली आपके पास लिक्विड को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बेसिकली ये यूज क्यों हो रही है, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड को कंपेयर करने के लिए आप यूज कर रहे हो विद द वाटर। तो लेट अस सपोज इफ आई से, आपके पास यहाँ पे जैसे अगर हम केस लेके चले केरोसिन का, ओके। तो केरोसिन का अगर मैं केस लेके चलूं तो केरोसिन की डेंसिटी अराउंड कितनी है, 760 है, ओके। एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इट इज इक्वल टू 1000। So we can say the specific gravity of kerosene is equal to 0.76. And similarly, if I calculate the value of the specific gravity of the mercury, so in that case, the mercury is having a density of 13,600 and the density of the water is considered as 1000 degrees Celsius. So here you can see the specific gravity is coming out to be around 13.6. तो एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हाउ मच आपके पास यहाँ पे जो फ्लूइड है वो हैवी है विद हैवी या लाइटर है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड, ओके। तो अगर आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है आपके पास 1 से ज्यादा, that means it is a heavier fluid as compared to the water, and if its value is less than 1, that means it is the less that it means it is a lighter as compared to the water, okay। इसका आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर जब हम यहाँ पे बात करें गैसेस की, तो जब आप गैसेस की बात करते हो तो गैसेस के केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी को जब भी आप कैलकुलेट करोगे, हमेशा आप यहाँ पे कंसीडर करोगे एयर को एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 20 डिग्री सेल्सियस, और एयर की जो डेंसिटी हम यहाँ पे करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 1.12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाटर की डेंसिटी आप क्या लेके चलोगे यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड व्हिच यू शुड नो इन द फर्स्ट चैप्टर। चलो, यहां तक कोई डाउट हो किसी को भी? बिल्कुल सिंपल सा आपके पास टॉपिक है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपके पास यहाँ पे द नेक्स्ट पार्ट इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां से कुछ लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास शुरू होंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले विस्कोसिटी की और डायनामिक विस्कोसिटी की, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो विस्कोसिटी एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, विस्कोसिटी फ्रिक्शन को एक तरह से इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड बॉडीज की, ओके, तो दो सॉलिड बॉडीज अगर कांटेक्ट पर है और एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर अगर स्लाइड कर रही है, तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू सी द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, ओके। इन द सेम वे व्हेनेवर द लिक्विड इज फ्लोइंग, okay, so in between the fluid particles or in between the layers of the fluid we are experiencing the friction, okay। तो आपके पास लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है that is known as the viscosity or the dynamic viscosity।
तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी फ्लूइड की, दैट मींस इट इज देयर विल बी अ लार्ज वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इन बिटवीन द फ्लूइड। ओके, तो आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन है उसको इनडायरेक्टली आप रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हो बाय द मींस ऑफ विस्कोसिटी। तो जैसे अगर हम बात करें हनी की, सिंपल अगर आप हनी का केस लेके चलोगे, हनी इज अ वेरी विस्कस मटेरियल, so that means whenever you are trying to flow the honey, it is going to experience a very large value of the friction. Okay, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब आपके पास अब यहाँ पे जो विस्कोसिटी है, ये एक्चुअली में आपको देखने को मिली क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से पैरामीटर है जिससे विस्कोसिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब ये भी बात आती है आपके पास यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो विस्कोसिटी है वो एक तरह से क्या है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की एक्चुअली में, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनल फ्रिक्शन को। अब इंटरनल फ्रिक्शन किस कहां पे, यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन आपको देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर द अनदर लेयर। लेट अस सपोज आपके पास एक सिंपल सा यहाँ पे सॉलिड सरफेस है। ओके, हियर वी हैव अ सॉलिड सरफेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास से कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपके पास यहाँ पे फ्लूइड फ्लो करता है उसमें हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि फ्लूइड इज ऑलवेज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लेन लैमिनास। तो आपके पास आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो इन द प्लेन ऑफ लैमिना आपके पास यहाँ पे फ्लो कर रहा है। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द लैमिना ऑफ द फ्लूइड लेयर। तो इस केस में अब आपके पास यहाँ पे हुआ क्या, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे स्टडी करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज द नो स्लिप कंडीशन। ध्यान रखना, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे वही सब पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अननेसेसरी आपको स्टडी यहाँ पे नहीं करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी यहाँ पे करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले आपको पास यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। अब यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन का एक्चुअली मतलब क्या हुआ, नो स्लिप कंडीशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब भी अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, ओके, जैसे कि आप देखोगे तो जो भी लेयर है, जैसे मान लो लेयर नंबर 1, सो दिस लेयर नंबर 1 इज मेकिंग अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद दिस सॉलिड सरफेस। तो आपके पास जो भी लेयर सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट अगर बना रही है, तो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर लेयर इज गोइंग टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस। तो मतलब कहने का ये हुआ, अगर आपके पास यहाँ पे सॉलिड सरफेस की जो वेलोसिटी है वो अगर 0 है यहाँ पर, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपके पास लेयर है, बेसिकली लेयर की वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी, ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन। ओके, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब इस केस में हुआ क्या, तो जब आपके पास कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो इन दैट केस बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देयर इज गोइंग टू बी सम फ्रिक्शन। ओके, सो जो आपके पास जो फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा इन बिटवीन द लेयर्स, दैट पर्टिकुलर फ्रिक्शन इज नोन एज द विस्कोसिटी और द डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, तो हायर द फ्रिक्शन, more will be the friction, the more will be the value of the viscosity। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये होता क्यों है, ये आपको देखने को मिलता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास यहाँ पे ड्यू टू कोहेशन या ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ये आपको देखने को मिलता है बिटवीन द फ्लूइड लेयर, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसे हम मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो इसका भी ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं कि आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या, और आपके पास यहां पर हम विस्कोसिटी को किस ढंग से मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। अब आपके पास यहां पे मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, लेट अस सपोज कि अगर आपके पास एक सिंपल सी फ्लैट सरफेस है व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लैट सरफेस इज गोइंग टू बी 0। तो आपके पास यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, यहाँ पे 0 है, बिकॉज स्टेशनरी प्लेट आपके पास यहाँ पर है। अब इस केस में आपके पास इस फ्लैट सरफेस के ऊपर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ थिन प्लेन लैमिना। तो आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो सबसे बॉटम पे जो लेयर आपके पास यहाँ पे होगी, इट इज मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस सॉलिड सरफेस। ओके, और जब आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वो बनाएगी, in that case due to the no slip condition, the velocity of the bottom layer is going to be reduced to the velocity of this particular surface। तो आपके पास यहाँ पे जो बॉटम पे जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, its velocity is going to be equal to 0 velocity here, ठीक है। इसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। तो आपके पास यहाँ पे जो बॉटम लेयर है इसकी पर्टिकुलर जो वेलोसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 0।
अब आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर जो लेयर फ्लो करेगी, इट विल बी हैविंग सम पर्टिकुलर वेलोसिटी, लेट अस से इट इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ u। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट जो ऊपर वाली जो लेयर है बेसिकली ब्लैक कलर से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आपके पास क्या करने की कोशिश कर रही है, ये आपके पास रेड को एक तरह से खींचने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, फ्लो करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। बट आपके पास जो रेड कलर की जो लेयर है वो फ्लो यहाँ पे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन इट हैज अटेन्ड अ वेलोसिटी ऑफ द जीरो हियर। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस वे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो जो रेड जो ब्लैक कलर से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेयर को, बेसिकली ये क्या कर रहा है आपके पास, ये आपके पास यहां पर, जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से आपको दिखाता हूं। तो अगर आप यहां पे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास यहां पे जो ब्लैक कलर की जो लेयर है वो रेड वाले को अपनी तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रेड कलर की जो लेयर है वो आपके पास पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो रेड कलर की लेयर है वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगी ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन। सो दैट मींस देयर विल बी सम पैरेलल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग पैरेलल टू द लेयर हियर। तो आप देख सकते हो कि आपके पास अगर रेड लेयर बैक साइड में जाने की कोशिश करेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स एक एक्ट करेगी, वो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे यहाँ पे करेगी। और आपके पास यहाँ पे जो ब्लैक कलर की जो लेयर है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली जब मूव करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास जो रेड कलर की जो लेयर है वो इसे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ओके, तो आपके पास जब पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, सो वी कैन से देयर विल बी सम फ्रिक्शनल फोर्स, और वी कैन से देयर विल बी सम शेयर फोर्स और अ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू दैट पर्टिकुलर लेयर। तो अब इस केस में आपके पास यहाँ पे जो पैरेलल जो फोर्सेस एक्ट कर रही है, इट इज बेसिकली कंस्टिट्यूटिंग अ शेयर स्ट्रेस। तो अब यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता क्या है? ये सिर्फ इतना कह रहा है कि आपके पास जो शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना, जो शेयर फोर्स को अगर मैं जब कैलकुलेट करता हूं, यहां पे जब इस शेयर फोर्स को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो पर यूनिट एरिया, तो दैट इज नथिंग बट इट इज द शेयर स्ट्रेस। So according to the Newton law of viscosity, this particular shear stress is directly proportional to the velocity gradient। ठीक है ना, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब यहां पे क्या हुआ? वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दीज टू लेयर्स। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब इस केस में आपके पास यहां पे जो du by dy है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो वी कैन से द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और अगर आप यहां पे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर रिमूव करते हो, दैट प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज प्रेजेंटेड एज mu here, and that mu is nothing but it is the coefficient of viscosity or a simple viscosity or a dynamic viscosity। तो आपके पास यहां पर ये जो पैरामीटर आपने डिफाइन करा है, that is nothing but it is known as the viscosity here। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आपके पास विस्कोसिटी है, ये आपके पास यहां पे डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो अगर आप यहां पे डिफाइन करना चाहते हो विस्कोसिटी को, कैसे डिफाइन करोगे? तो आप यहां पे देखो, आपके पास यहां पे विस्कोसिटी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? द विस्कोसिटी कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट को आपके पास यहां पे क्रिएट करने के लिए हाउ मच शेयर स्ट्रेस यू रिक्वायर्ड इज नोन एज द आपके पास यहां पे विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है ना, इसका आपको यहां पे ध्यान रखना है। चलो, तो आपके पास एक सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम में शो करा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ जैसे कि आपके पास एक पर्टिकुलर लेयर है जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इसी के ऊपर अगर डिफरेंशियल अगर मैं आपके पास लेंथ पे देखूं, ठीक है, तो एक डिफरेंट लेयर है जिसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज द मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर इज मोर एज कंपेयर टू द बॉटम लेयर। ओके, और आपके पास सॉलिड सरफेस के ऊपर जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन। ओके, तो आपके पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है बेसिकली du by dy, ये कुछ नहीं है, कोई भी रैंडमली आप कोई भी दो लेयर्स के बीच का वेलोसिटी का चेंज कैलकुलेट करो पर यूनिट लेंथ, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट चले, अगर हम यहाँ पे यूनिट्स की बात करें तो आपके पास जैसे कि अभी हमने डिफाइन करा कि जो टाउ है बेसिकली वो क्या चीज है आपके पास, वो है म्यू du by dy। So from here you can calculate the mu is nothing but it is the equal to tau by du by
dy here and the unit of tau is in Newton per meter square. आपके पास du जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, एंड dy is representing the distance between the two layers, gap between the two layers. Okay, तो आप यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे, so you are going to get the unit of mu as Newton second per meter square, and the Newton per meter square is nothing but it is the Pascal. So I can say the unit can be written as Newton second per meter square, or I can write it as a Pascal second. Okay, इसका ध्यान रखना. अब यहां पे अब आपको पता है जो न्यूटन एक्चुअली में होता है वो क्या होता है आपके पास यहां पे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Okay, 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square. So here you can see the unit of mu can be written as kilogram per meter per second. ओके तो आपके पास डिफरेंट यूनिट्स है बेसिकली विस्कोसिटी को डिफाइन करने की. सो आपके पास या तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड, या फिर आपके पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर आपके पास पास्कल सेकंड. ऑल ऑफ दीज यूनिट्स आर नथिंग बट दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी. थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके पास यहाँ पे क्या चीज है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है एसआई यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी. अब सेम केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास यहां पे सीजीएस यूनिट क्या होगी एक्चुअली में, सीजीएस यूनिट, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस यूनिट जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दैट इज नथिंग बट दिस इज द किलोग्राम को आप लिख दो सिंपली ग्राम में. ओके, मीटर विल बी इन द सेंटीमीटर, सेकेंड विल रिमेन इन द सेकेंड. तो आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी. और आई कैन राइट सिंपली न्यूटन को आप लिख दो डाइन में. डाइन बेसिकली कुछ नहीं है आपके पास यहाँ पे, जिस ढंग से आपने न्यूटन को लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन द सेम वे द डाइन कैन बी रिप्रेजेंट एज ग्राम मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, ध्यान रखना इसका, सिंपल मैकेनिक्स. तो आपके पास जो फोर्स होती है, फोर्स की एसआई यूनिट है, बेसिक सीजीएस यूनिट है आपके पास डाइन. तो 1 डाइन सेंटीमीटर, सॉरी 1 डाइन सेकंड per centimeter square is the CGS unit of the viscosity, or this particular term is known as the poise. ठीक है ना, जो 1 poise आप जो स्टडी करते हो वो कुछ नहीं है, वो आपके पास 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल यहाँ पे होता है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपके पास अगर हम वाटर की बात करें और एयर की बात करें, इसकी में जो विस्कोसिटी है उसको सीजीएस यूनिट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 सेंटीपोइस या 0.01 पोइस या फिर दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, इन द सेम वे यू कैन डिफाइन द विस्कोसिटी ऑफ द एयर एज दिस वन हियर. ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, आपको यहां पे मैं ये भी बता देता हूं कि हमारे पास यहां पे सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में आप कन्वर्जन कैसे करते हो. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो यूनिट है बेसिकली विस्कोसिटी की, दैट इज द किलोग्राम, या आपके पास इसको देख लेते हैं न्यूटन को. ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास है 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक डाइन में, एक न्यूटन में आपके पास कितने डाइन होंगे. सो हियर वी आर हैविंग 10 to the power 5 डाइन. ओके, ध्यान रखना इसका. Second will remain same in the SI unit as well as in the CGS unit, and the meter can be written as 10 to the power 2 whole of square into centimeter square. So I can write that 1 Newton second per meter square will be equal to 10 dyne second per centimeter square. ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो कि आपके पास जो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 10 पोइस के इक्वल. ओके, एंड फ्रॉम हियर यू कैन डिफाइन दैट 1 पोइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ध्यान रखना इसका, क्योंकि आपके पास ये जो होते हैं ना स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जानबूझ के जो एग्जामिनर है वो आपका यूनिट जो है वो सीजीएस यूनिट्स प्रोवाइड कर देते हैं.
तो इसमें आपके पास कुछ टाइम जो है वो आपका वेस्ट होता है यूनिट कन्वर्जन करने के अंदर। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कन्वर्जन कैसे करोगे। ओके, बिकॉज़ अननेसेसरी टाइम आपको वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है इन चीज़ों के ऊपर, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास। जैसे अभी हमने बात करी जो विस्कोसिटी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? इंटरनल फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हायर द फ्रिक्शन, हायर द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी, लोअर द फ्रिक्शन, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी। और आपके पास जो विस्कोसिटी है वो होती क्यों है? इट इज ड्यू टू द टू फिनोमेना। द फर्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, द सेकंड वन इज द कोहेशन फोर्सेस। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो विस्कोसिटी है वो सबसे पहले कौन-कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि कौन-कौन से ऐसा पैरामीटर है जिसके ऊपर विस्कोसिटी डिपेंड करती है। थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आपके पास जो टाइप ऑफ फ्लूइड जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि विस्कोसिटी कौन-कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। और जब हम एक स्पेसिफिक फ्लूइड की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें विस्कोसिटी किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास जो विस्कोसिटी है एक्चुअली में ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन होता है आपके पास टेम्परेचर का। ओके, टेम्परेचर के साथ तो ये चेंज करेगा चलेगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में हम। टेम्परेचर के साथ आपके पास यहाँ पे जो चेंज आता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी आता है। और आपके पास जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है टाइम पैरामीटर, ठीक है। कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा जैसे मिल्क है, दूध है बेसिकली, ठीक है। आपके पास लेट अस सपोज एक सिंपल सा दूध का ग्लास है और एक आपके पास पानी का ग्लास है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दोनों को रेफ्रिज में रख रहे हो, रेफ्रिजरेटर में अगर रख रहे हो, ठीक है, और ठंडा कर रहे हो, कूल डाउन कर रहे हो, तो अगर आप उन दोनों ग्लास को निकालोगे और आपके पास मिल्क और फ्लूइड को, मिल्क और वाटर को फ्लो करने की कोशिश करोगे, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जो पानी है वो द सेम रेट में वो फ्लो करेगा जैसे वो पहले हो रहा था। मतलब कि जो पानी की जो विस्कोसिटी है, ठीक है ना, वो टाइम के साथ वेरी यहाँ पे नहीं कर रही, ठीक है ना। वो लेकिन आप दूध को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दूध के केस में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, दूध जो है वो डिफिकल्ट होगा फ्लो करने के केस में, ठीक है। उसको डिफिकल्टी होगी थोड़ी सी, वो तो क्योंकि वो थोड़ा थिक हो चुका होगा एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेट आपके पास यहाँ पे। तो कहने का सिर्फ इतना सा मेरा मतलब है यहाँ पे कि आपके पास जो विस्कोसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है। अब वो कौन कौन से पैरामीटर हम वही यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर है, सेकंड आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है और तीसरा आपके पास यहाँ पे टाइम है, ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सिर्फ जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ अभी मैं आपको टेम्परेचर का बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करेंगे तो आपके पास विस्कोसिटी और टाइम का वेरिएशन हम देखेंगे कि वो कैसे वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास लिक्विड्स के अंदर, ठीक है ना, लिक्विड्स में ध्यान रखना, लिक्विड में जो विस्कोसिटी है वो क्यों हो रही है, वो ड्यू टू कोहेशन फोर्सेस आपके पास होती है आपके पास। तो अगर आपके पास यहाँ पे लिक्विड का अगर टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो उस केस में क्या होगा, दो पार्ट्स के, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आपके पास कोहेशन फोर्सेस है वो यहाँ पे डिक्रीज होगी। सो आपके पास यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज होने की वजह से जो विस्कोसिटी हमारे पास यहाँ पर है वो क्या करती है, वो डिक्रीज यहाँ पे होती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लिक्विड के केस में विद द राइज इन टेम्परेचर द वेलोसिटी इज गोइंग टू द विस्कोसिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस, ठीक है। इसका यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना। अब यहाँ पे वेरिएशन कैसा देखने को मिलता है, जो वेरिएशन है बिटवीन द विस्कोसिटी एंड द टेम्परेचर यू कैन डिफाइन बाय सिंपली यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो विस्कोसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, वो रिड्यूस यहाँ पे होगी, ठीक है ना। वैसे देखा जाए एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड मैथमेटिकल कोई न्यूमेरिकल नहीं फ्रेम होने वाला, बिकॉज ये कुछ एक्सपेरिमेंटल फॉर्मुलास है जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मुलास होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास रह सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे इन केस अगर आपसे पूछ ले जाए या फिर एक्सप्रेशन पूछ ले जाए तो आप एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ए बी आपके पास यहाँ पे क्या है, मैं वैल्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड यहाँ पे कर चुका हूँ ऑलरेडी सारी, ठीक है। म्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अगर आप एक पर्टिकुलर म्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो एट एनी टेम्परेचर टी, यू जस्ट हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आपके पास इसकी गैसेस के केस में, तो गैसेस के केस में आपके पास जो विस्कोसिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो आपके पास यहाँ पे डिपेंड करती है आपके पास कोहेसिव फोर्सेस के ऊपर, सॉरी आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको आप कुछ इस वे में समझो। लेट अस सपोज इफ यू हैव अ फ्लैट प्लेट्स, ओके, दो फ्लैट प्लेट आपके पास यहाँ पर है, इन बिटवीन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर गैस यहाँ पे रखी हुई है।
तो इस केस में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, लेट अस सपोज इफ आई हीट अप द बॉटम प्लेट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो भी रैंडम मॉलिक्यूल्स है जब वो सरफेस के साथ कांटेक्ट जब बनाएंगे, ओके, तो उस केस में मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास यहाँ पे वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ओके, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो आपके पास जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली आपके पास मूव करेंगे और जो टॉप सरफेस है और या फिर सराउंडिंग के जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स है उस पर वो कोइंसाइड करेगा। ओके, तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमारे पास जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो उससे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे राइज करेगा, ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से आपके पास बढ़ेगी और वो आपके पास रैंडमली प्लेट पे स्ट्राइक यहाँ पे कर सकता है या फिर रैंडम मॉलिक्यूल्स को आपके पास यहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ने की वजह से आपका जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है यहाँ पे, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। ओके, तो इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे म्यू को अगर आप इंक्रीज यहाँ पे कर रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो आपके पास यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो आपके पास यहाँ पे अगर म्यू बढ़ रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वो आपके पास बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर है, ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ए एंड बी की पर्टिकुलर वैल्यूज आपके पास यहाँ पे डिफाइन है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट अब आपके पास हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब यहाँ पे आपके पास जो विस्कोसिटी है दो तरह से आप डिफाइन करते हो, द फर्स्ट वन इज द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द सेकंड वन इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो जो आपने जो फर्स्ट अभी पढ़ा वो काइनेमेटिक डायनेमिक विस्कोसिटी हमारे पास यहाँ पे था। ओके, तो आपके पास यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी कुछ नहीं है, वो इंटरनल फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। अब आपके पास यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो अगर हम बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, इट इज द रेशियो ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो अब ये रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या करता है, एक्चुअली में इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये आपको देखने को मिलता है बाउंड्री लेयर थ्योरी में। ओके, ये आपके पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास यहाँ पे मोमेंटम डिफ्यूजन रेट को रिप्रेजेंट करता है अलोंग दी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन द बाउंड्री लेयर। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ इसको ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अभी के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला ध्यान रखना, दैट इट इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ द आपके पास यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी टू द काइनेमेटिक डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। और अगर आप इसकी यूनिट्स को यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो विस्कोसिटी है इट इज द किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और आपके पास यहाँ पर जो यहाँ पर ये है बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसके यूनिट आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसकी ऐसा यूनिट आपको देखने को मिलेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, और अगर आप यहाँ पे बात करते हो सिंपली सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट विल बी द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड कुछ नहीं है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है 1 स्ट्रोक को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें 1 स्ट्रोक जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पे एसआई और सीजीएस के बीच में कंपेरिजन देखना चाहते हो, कन्वर्जन देखना चाहते हो, सो हियर यू कैन सी 1 meter square per second is going to be equal to 10 to 2 centimeter square per second. That means 1 meter square per second is equal to 10 to the power 4 stroke. ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो क्या फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपके पास फिजिकली सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है आपके पास मोमेंटम डिफ्यूजन रेट थ्रू दी लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। चलो अब यहां पे पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे पास इस पर्टिकुलर आपके पास यहां पे चैप्टर का, दैट इज द टाइप ऑफ फ्लूइड्स। तो जैसे कि अब आपके पास यहां पे फ्लूइड को हम क्लासिफाई अगर करें तो सबसे पहले आपके पास जो क्लासिफिकेशन होती है वो हमारे पास आइडल फ्लूइड में होती है, ठीक है ना। सेकंड आप जो क्लासिफाई करते हो द सेकंड वन इज द रियल फ्लूइड, और थर्ड आप यहां पे जो स्टडी करते हो डिफाइन करते हो दैट इज द बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है, इसका यहां पे ध्यान रखना। अब जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, जस्ट अभी हमने देखा
कि जो विस्कोसिटी है मेरे पास वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफाइन होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप देखोगे कि कौन-कौन से पैरामीटर्स है जिन पे विस्कोसिटी डिपेंड कर रही है और उसके बेसिस पे किस ढंग से आप क्लासिफाई करते हो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स को। तो अगर हम बात करें जैसे विस्कोसिटी थी वो आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, द फर्स्ट वन। द सेकंड वन इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, थर्ड वन इज द टाइम। ठीक है ना, तीन पैरामीटर है जिसके ऊपर विस्कोसिटी यहां पे डिपेंड करती है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आइडल फ्लूइड्स की, ध्यान रखना आइडल फ्लूइड एक्चुअली में वो फ्लूइड्स होते हैं जिसको हम जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हो, फिजिकल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना, तो जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में से जब डिफाइन कर रहे हो तो दीज आर द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड व्हिच आर इनविस्कड इन नेचर, सो देयर इज नो विस्कोसिटी इन दिस केस। तो आइडल फ्लूइड में किसी तरह की विस्कोसिटी नहीं होगी, बल्क मॉडुलस इनफिनाइट होगा बिकॉज इट इज कंप्लीट परफेक्टली इनकंप्रेसिबल। ओके, सरफेस टेंशन जीरो होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ पे नहीं होने वाला। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये हो गया। सेकंड हम बात करें रियल फ्लूइड्स की। रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनके पास विस्कोसिटी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, जिनके पास जो विस्कोसिटी है उसको हम रियल फ्लूइड आप यहाँ पे बोलते हो। तो जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड, दीज आर द रियल फ्लूइड्स। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो रियल फ्लूइड में आपके पास जो फर्स्ट वन हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी द न्यूटोनियन एंड द सेकंड वन विल बी द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब मैं आपको बता देता हूं धीरे धीरे कि इसमें होता क्या है। जैसे कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे पास होते हैं ये वो फ्लूइड होते हैं जिसमें जो विस्कोसिटी है वो सिर्फ फंक्शन होता है किसका, आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर का। ओके, सो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन होगा बेसिकली। जस्ट वेट अ मिनट। तो आपके पास यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में जो विस्कोसिटी है वो आपके पास यहाँ पे किसका फंक्शन होने वाला है, वो टेम्परेचर का फंक्शन आपके पास यहाँ पे होने वाला है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, दीज आर दी सॉरी वाटर और मिल्क और एयर आपके पास, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द रियल फ्लूइड्स। ठीक है ना, तो जैसे अगर आपके पास एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है ना, तो ग्लास ऑफ वाटर को अगर आप एक पर्टिकुलर रूम में अगर रख देते हो, ठीक है, और अगर आप उस रूम में कुछ दिनों के बाद अगर वाटर को ऑब्जर्व करते हो तो वाटर की विस्कोसिटी में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट मींस द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, और अगर आप वाटर को अगर रोटेट करते हो हाई स्पीड से तो भी आपके पास वाटर की जो विस्कोसिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। वो सेम रेट से आपके पास यहाँ पे सेम रहने वाली है, सेम रेट से वो फ्लो करेगा। दैट मींस द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ग्रेडियंट आल्सो। ओके, लेकिन अगर आप वाटर को गर्म करोगे, ठंडा करोगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो विस्कोसिटी है वाटर की वो क्या होगी, वो चेंज करेगी आपके पास यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, इन दैट केस द विस्कोसिटी इज डिपेंडिंग इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। आपके पास यहाँ पे du by dy एंड द थर्ड वन इज द टाइम। तीनों का फंक्शन आपके पास यहाँ पे विस्कोसिटी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड की, दीज आर दोस फ्लूइड इन विच द विस्कोसिटी इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट ओनली। तो अगर आप बात कर रहे हो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड की तो इस केस में जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर और आपके पास यहाँ पे du by dy पे डिपेंड यहाँ पे करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे सीडोप्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है ना, तो जैसे सीडोप्लास्टिक हो गया, डायलेटेंट फ्लूइड हो गया, दीज आर दी टाइप्स ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। तो अब इस केस में क्या देखने को मिलेगा, अच्छा मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूं इसके। जैसे कि आपके पास जैसे कि हम यहाँ पे बात करें बटर सोल्यूशन जैसे होता है, घरों में मक्खन बनाते हैं बेसिकली हम, ठीक है ना, तो आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा घर में जब मक्खन बना रहे हो तो उसको जब हम यहाँ पे रोटेट करते हैं हाई स्पीड में, ठीक है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट जब आप प्रोवाइड कर रहे हो, फोर्स शेयर फोर्स जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो कुछ टाइम के बाद गाढ़ा होता जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जितना जोर से आप उसे घुमाओगे उतना ज्यादा वो ठीक होता जाएगा बेसिकली। ठीक है ना, तो आप वहां पे देख ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास जो विस्कोसिटी है बटर सॉल्यूशन की बेसिकली इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो बेसिकली वो क्या हुआ, एक तरह से वो एक तरह की नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे पास यहाँ पे हुआ। अब इस केस में जब आप इन दोनों को स्टडी जब आप करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो सीडोप्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं वो आपके पास ऐसे फ्लूइड है जहां पे जो विस्कोसिटी है वो आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोवाइड करने से कम हो रही है, मतलब कि थिन हो रहे हैं फ्लूइड, ऐसे ये ऐसे फ्लूइड आपके पास यहाँ पे होते हैं। ओके, सीडोप्लास्टिक फ्लूइड।
अब अगर हम बात करें डायलेटेंट फ्लूइड्स की, ये ऐसे फ्लूइड है जिसमें आपके पास विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जैसे बटर सॉल्यूशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। जितना ज्यादा फास्ट रेट से रोटेट करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो विस्कोसिटी है वो उतनी कम होगी। तो आपके पास यहाँ पे डायलेटेंट फ्लूइड में क्या हुआ, बेसिकली आपके पास जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो या फिर आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हो। सीडोप्लास्टिक फ्लूइड में ऐसा नहीं है, वहां पे इसका उल्टा होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स की, तो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स वो फ्लूइड होते हैं जहां पे विस्कोसिटी जो है वो आपके पास टेम्परेचर, वेलोसिटी ग्रेडियंट और आपके पास यहाँ पे टाइम तीनों पे डिपेंड कर रही है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास पेंट हो गया। सिंपल एक पेंट है बेसिकली, उसको आप एक रूम में रख दो, ठीक है। आप कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व करोगे वो जो पेंट है वो काफी ज्यादा थिक हो चुका होगा, काफी एक कुछ टाइम के बाद थिक हो चुका होगा। दैट मीन्स अगर आपके पास उसकी जो विस्कोसिटी है वो आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वी कैन से इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अंडर द टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स आपके पास यहाँ पे। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है आइडल प्लास्टिक और अब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स। अब आपके पास आइडल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जिसमें अगर आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, जिसमें अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये फ्लो नहीं कर रहे, मतलब कि ये आपके पास एक लिमिट तक जो है वो सॉलिड बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते जाओगे और उसमें ईल्डिंग से ज्यादा, ईल्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा शेयर स्ट्रेस अगर आप अप्लाई कर देते हो, ठीक है ना, तो ये आपके पास नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, दोज आर नोन एज द आइडल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। मैं आपको बाद में और बताऊंगा इसके बारे में जब हम इसको फर्दर अभी स्टडी करेंगे तब। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके सबकी। तो जैसे आपके पास सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, आइडल एंड द रियल फ्लूइड। अब आपके पास आइडल फ्लूइड एक ऐसा आइडल फ्लूइड बेसिकली क्या है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फ्लूइड है जो कि इनकंप्रेसिबल है, बेसिकली परफेक्टली इनकंप्रेसिबल है, ठीक है ना। और इस केस में ये जीरो विस्कोसिटी आपके पास यहाँ पे होती है, बेसिकली इन विस्किड फ्लूइड आपके पास यहाँ पर ये होगा, ध्यान रखना इसका। और इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रैक्टिकली जितने भी फ्लूइड आपके पास यहाँ पे होते हैं सब में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी आपको देखने को मिलती है, एंड दोस फ्लूइड आर नोन एज द रियल फ्लूइड्स। और ध्यान रखना, रियल फ्लूइड जो है उसमें विस्कोसिटी हमेशा होगी ही होगी। ओके, दे आर गोइंग टू फॉलो द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी और दे आर गोइंग टू फॉलो सम अदर लॉ ऑफ विस्कोसिटी आल्सो। अब सेकंड अगर हम बात करें रियल फ्लूइड में, जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, द फर्स्ट वन इज द न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से फ्लूइड थे, जो कि आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो यहां पे करते हैं। ओके, तो इस केस में अगर हम देखें, मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा बाद में, तो आपके पास अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को कुछ आप इस फॉर्म में यहां पे लिख रहे थे, और मैंने आपको बोला था कि आपके पास यहां पर जो विस्कोसिटी है, इट इज बेसिकली डिपेंडिंग ओनली अपॉन द टाइम, सॉरी, only upon the temperature. So we can say it is the constant here. So I can write the shear stress is directly proportional to du by dy. So अगर आप यहाँ पे shear stress बढ़ा रहे हो तो उसके corresponding आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपके पास जो velocity gradient है वो linearly आपके पास यहाँ पे इंक्रीज करेगा. So there will be a linear relationship between the magnitude of the shear stress and the resulting velocity gradient. Okay? तो आपके पास यहाँ पे एयर, वाटर, ग्लाइसरीन, केरोसिन, ये सब के सब बेसिकली एग्जाम्पल होते हैं आपके पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स के, इसका ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये वो फ्लूइड आपके पास होते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। और इस केस में जो विस्कोसिटी है बेसिकली वो किस किस का फंक्शन है, वो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का फंक्शन होता है, और आपके पास टेम्परेचर का फंक्शन होगा, या फिर टाइम का भी फंक्शन हो सकता है। ओके, ध्यान रखना। तो इस केस में अगर हम बात करें, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो आपके पास यहाँ पे होते हैं, ये न्यूटन लॉ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते, ये आपके पास यहाँ पे पावर लॉ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये आपके पास कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली ये आपके पास पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो यहाँ पे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, टाउ इज इक्वल टू के du by dy टू द पावर n। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो k है बेसिकली क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k रिप्रेजेंट करता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स को, और n आपके पास रिप्रेजेंट करता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स को। ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे n
कि जो वैल्यू है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स जो हमारे पास है, इसके बेसिस पे आप डिफाइन करने वाले हो, क्लासिफाई करने वाले हो कि आपके पास जो फ्लूइड है वो कैसा होने वाला है। वो आपके पास सीडोप्लास्टिक होगा, वो आपका डायलेटेंट होगा, ठीक है, थिक्सोट्रोपिक, और आपके पास रियोपेक्टिक, कुछ भी हो सकता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सिमिलैरिटीज की, तो पावर लॉ और जो न्यूटन लॉ विस्कोसिटी है बिल्कुल सेम है, एक्सप्रेशन वाइज सेम है। तो अगर आपके पास k को मैं म्यू के इक्वल पुट कर दूं और आपके पास n की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट कर देता हूं, सो यू कैन से दैट द पावर लॉ विस्कोसिटी गेट रिड्यूस्ड टू द न्यूटन लॉ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। यहां तो कोई डाउट हो किसी को भी? कोई भी अगर डाउट हो तो बताओ आपके पास इस केस में। तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास अब तो अगर आपके पास आप यहाँ पे देखोगे, जैसे अभी हमने देखा जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारे पास होते हैं वो एक्चुअली में पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, और आपके पास जो पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो एक्सप्रेशन है इसको आप लिखते हो कुछ इस वे में, k du/dy टू द पावर n, जहां पे k जो था वो कंसिस्टेंसी इंडेक्स था और n आपके पास यहाँ पे क्या है, इट इज अ फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। अब यहाँ पे n की वैल्यू पे आप यहाँ के बेसिस पे आप डिफाइन करने वाले हो कि वेदर द फ्लो इज द शेयर थिकनिंग फ्लूइड और अ शेयर थिनिंग फ्लूइड। तो इस केस में अगर आपके पास यहाँ पे हम डिफाइन जब करें, अगर आपके पास n की वैल्यू जो है वो लेस देन अगर 1 अगर आपके पास यहाँ पे होती है, ओके, तो इन दैट केस वी से इट इज अ सीडोप्लास्टिक फ्लूइड्स। अब सीडोप्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? सीडोप्लास्टिक फ्लूइड का इतना मतलब है, अगर आप किसी पानी को रोटेट कर रहे हो, किसी भी फ्लूइड को अगर आप रोटेट करते हो और अगर वो थिन होता जा रहा है, दैट मींस इट इज अ सीडोप्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो दैट इज व्हाई वी आर नोन दैट दीस आर नोन एज द शेयर थिनिंग फ्लूइड। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। और आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगा, दैट इज व्हाई इट इज अ शेयर थिनिंग फ्लूइड, ओके। तो इसमें एक जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सीडोप्लास्टिक फ्लूइड्स। अब सेकंड अगर हम बात करें, यहाँ पे सेकंड आपको देखने को मिलता है डायलेटेंट फ्लूइड्स। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर n की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 अगर आपके पास यहाँ पे है, देन इन दैट केस द फ्लूइड इज नोन एज द डायलेटेंट फ्लूइड। और डायलेटेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्लूइड है वो थिक होता जा रहा है। मतलब कि आपके पास जितना ज्यादा आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोवाइड करने की आप कोशिश करोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेस आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी फ्लूइड को डिफॉर्म करवाने के लिए। बहुत ज्यादा थिक फ्लूइड आपके पास यहाँ पे बनता जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे इस केस में देखें तो आपको एग्जांपल जो देखने को मिल रहे हैं, जैसे बटर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, कंसिडर्ड शुगर सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे हो गया, क्विकसैंड आपके पास यहाँ पे हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डायलेटेंट फ्लूइड्स आपके पास यहाँ पे, ओके। और थर्ड, आइडल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। एक चीज का ध्यान रखना, आइडल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक ऐसे फ्लूइड आपके पास यहाँ पर है जो कि बिल्कुल बिहेव करते हैं एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ओके। लेकिन द कंडीशन इज आपके पास यहाँ पे आपको जो शेयर स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी, यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। हम ग्राफ में भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो मतलब कि पहले तो ये जो फ्लूइड्स है वो सॉलिड बॉडी की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस है वो यहाँ पे जैसे यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस करेगा, तो जो फ्लूइड है वो एक तरह से सिमिलर न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव आपके पास यहाँ पे कर रहा है, ओके। अब अगर हम यहाँ पे बात करें आइडल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए, ठीक है, या फिर टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड के लिए, तो जो पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो रिलेशन है वो कुछ इस वे में आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो इस केस में कुछ इस वे में आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है ना। तो इस केस में अब आपके पास यहाँ पे जो टाउ नोट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके पास इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास इनिशियली ये सॉलिड बॉडी की तरह एक्ट करता है, लेकिन अगर जब आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो आपको यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई आप करनी यहाँ पे करनी पड़ेगी, ओके। तो जो इनिशियल यील्ड स्ट्रेस जो आप सप्लाई कर रहे हो फ्लो करवाने के लिए, दैट इज द टाउ नोट,
ओके और आपके पास यहाँ पे इनिशियल यील्ड स्ट्रेस के बाद ये कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए आपके पास के क्या होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू द विस्कोसिटी, और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो दैट मींस फॉर अ स्पेसिफिक Bingham plastic fluid, the power law of viscosity can be written as in this way. ओके ध्यान रखना इस चीज का। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा बेसिकली किसका, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी का रिलेशन ये आपके पास यहाँ पे बनेगा। ओके चलो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे, अब हमारे पास टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड की अगर हम बात करें तो दो फ्लूइड आपको देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द थिक्सोट्रोपिक एंड द सेकंड वन इज द रियोपैक्टिक फ्लूइड। अब आपके पास देखो थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपैक्टिक में कुछ डिफरेंस नहीं, मतलब कि जो प्रीवियस आपने पढ़ा सीडोप्लास्टिक रिलेटेड उनसे अगर कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। हल्का सा डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जब आपके पास थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपैक्टिक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो विस्कोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड, इन दोनों फ्लूइड्स को आपके पास डिफॉर्म करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, आपके पास शेयर स्ट्रेस को अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। इनिशियल शेयर स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस आपको अप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके तो इस केस में अगर हम बात करें थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का जो बिहेवियर होगा वो सेम लाइक सीडोप्लास्टिक फ्लूइड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अलोंग विद दैट यू हैव टू सप्लाई सम एक्स्ट्रा इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब कि आपके पास इनिशियल यील्ड स्ट्रेस सप्लाई करने के बाद इसका बिहेवियर कैसा होगा, शेयर थिनिंग फ्लूइड की तरह होगा। ये लगातार थिन होता जाएगा विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट। सेम केस में अगर रियोपैक्टिक फ्लूइड्स की अगर हम बात करें, इसका बिहेवियर भी आपके पास कुछ इस वे में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, इनिशियल यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा आपने जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर दी, ओके, आफ्टर दैट द फ्लूइड इज गोइंग टू बी बिहेव like the same way as the dilatant fluid. Okay, that means you required a very large value of the shear stress to deform it further. Okay, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर हम यहाँ पे बात करें आपके पास लो विस्कोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे सेटिस्फाई रहेगा एंड द पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपको ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा इस केस में। ओके तो इस केस में आप देख सकते हो अगर थिक्सोट्रोपिक सीडोप्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मींस वी कैन से इन दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ द n इज गोइंग टू बी लेस देन 1 फॉर द शेयर थिनिंग फ्लूइड एंड द वैल्यू ऑफ द n फॉर द रियोपैक्टिक n इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। ओके तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। ओके सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड व्हिच यू शुड कवर इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट आपको थ्योरी कवर अप यहाँ पे करनी है। ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस इस पर्टिकुलर चैप्टर टाइप ऑफ फ्लूइड में या टाइप ऑफ फ्लूइड में आपको करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ओके तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ इसमें एक और चीज, जितने भी आपने यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लूइड देखे हैं यहाँ पर ये, ओके, पूरे के पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में आप इनकी स्टडी नहीं करते हो। आप जो स्टडी करोगे वो सिर्फ किसकी करोगे, आप सिर्फ स्टडी करोगे आइडल फ्लूइड की, और आप सिर्फ स्टडी करोगे न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। बस पूरे के पूरे इंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स में, entire fluid machinery में you are going to study only the fluid mechanics part. You are going to study the idle fluid and as well as you are going to study the Newtonian fluid in your syllabus only. चलो अब यहाँ पे लास्ट में ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना, फिर आपके पास हम क्लास को क्लोज करेंगे। अब इस केस में अगर हम बात करें, अब देखो जरा सिंपल सा ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ है एक्चुअली में ये किस किस के बीच में प्लॉट हुआ पड़ा है, ये ग्राफ आपके पास प्लॉट हो रहा है शेयर स्ट्रेस और आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में। ध्यान रखना, शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में। अब आपके पास यहाँ पे जैसे हमने बात करी फर्स्ट आइडल फ्लूइड की, तो आइडल फ्लूइड के केस में मैंने आपको बताया कि आपके पास जो विस्कोसिटी है वो 0 है। तो विस्कोसिटी अगर 0 है दैट मींस आप जैसे मर्जी उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट आप अप्लाई करो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर विल बी नो शेयर स्ट्रेस बिकॉज़ द विस्कोसिटी इज गोइंग टू बी 0। तो आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द आइडल फ्लूइड, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड आपके पास यहाँ पे आइडल सॉलिड, अगर आप बात करोगे आइडल सॉलिड की, सॉलिड बॉडी क्या होती है, इन विच देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन, ओके, इन बिटवीन द लेयर्स, ओके, और द बॉडी इज नॉट गोइंग टू बी फ्लो लाइक अ फ्लूइड्स। सो आपके पास अगर शेयर स्ट्रेस अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जितना मर्जी शेयर स्ट्रेस अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो आपके पास ये जो वर्टिकल लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग दी बेसिकली द आइडल सॉलिड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो आपके पास अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपने पढ़ा रियल फ्लूइड्स,
सो रियल फ्लूइड में आपके पास कहीं ना कहीं कोई शेयर स्ट्रेस जरूर आपको देखने को मिलेगी विद द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो जितने भी यहाँ पे जो फ्लूइड में शो कर रहा हूँ, ये सब के सब रियल फ्लूइड आपके पास यहाँ पर है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इस केस में अगर हम बात करें तो आपके पास जो न्यूटोनियन फ्लूइड बेसिकली है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा बिटवीन द शेयर स्ट्रेस एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सिंपल सी जो लाइन है आपके पास फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, और आपके पास जो बिंगम प्लास्टिक जो फ्लूइड है या आइडल प्लास्टिक फ्लूइड जो है, दे आर बिहेविंग एग्जैक्टली द सेम लाइक द न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, सो आपके पास यहाँ पे जो इनिशियल स्ट्रेस आपको जो अप्लाई करनी पड़ रही है, ओके, डिफॉर्म करने के लिए, that is represented by this particular value, let us say tau naught. After that it is exactly behaving like the Newtonian fluid। ध्यान रखना इसका। और आप देख सकते हो सीडोप्लास्टिक का जो स्लोप है वो आपके पास लगातार पहले इंक्रीज हुआ, फिर लगातार वो डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। एंड द थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर इज एग्जैक्टली द सेम लाइक द सीडोप्लास्टिक, एंड इन द सेम वे द बिहेवियर ऑफ द डायलेटेंट एंड द बिहेवियर ऑफ द रियोपैक्टिक, दिस इज द बिहेवियर ऑफ द रियोपैक्टिक। तो आपके पास रियोपैक्टिक और डायलेटेंट फ्लूइड का जो बिहेवियर है वो आपके पास क्या रहने वाला है, वो आपके पास सेम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूं इन सारे के सारे फ्लूइड का वेरिएशन ऑन द शेयर स्ट्रेस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपके पास यहाँ पे इन सारे के सारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड में ओनली these rheopactic and the thixotropic are the time dependent fluids। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व अगर करोगे तो आपके पास यहाँ पे विद द इंक्रीजिंग टाइम रियोपैक्टिक फ्लूइड और जो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है इसकी जो शेयर विस्कोसिटी है वो वेरी करेगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस क्या होगा, वेरी करेगा। और आपके पास जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट पे प्लॉट हुआ है। ओके, सो दैट इज व्हाई ऑल द टाइप ऑफ फ्लूइड वेदर इट इज अ time independent fluid or the Bingham plastic, it is representing by the horizontal line here। ओके, ध्यान रखना इसका। तो ये कुछ ग्राफ था, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड की। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपके पास यहाँ पे जो फ्रेम हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अपने क्लास में आपके पास यहाँ पे सब्जेक्टिव और आपके पास ये जो ऑब्जेक्टिव है और साथ में इंटरव्यू आपके पास यहाँ पे तीनों के तीनों एक साथ अप्रोच में लेके चलूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जैसे देखो आप अभी मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई अब यहाँ पे कवर अप नहीं करा है, बिकॉज इन द फर्स्ट चैप्टर देयर वेरी लेस चांसेस दे आर गोइंग टू आस्क यू सम प्रीवियस ईयर, दे आर गोइंग टू आस्क यू एमसीक्यूज। ओके, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं कि फ्लूइड क्या है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड को डिफाइन करो। तो जो भी मैंने आपको बताया पीछे, जो भी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी, उसमें प्रॉपर वे में आपको जिस ढंग से मैंने करा हुआ है सबका सब आपको वैसे ही एज इट इज स्टडी करना है। ओके, आपके पास यहाँ पे मेंशन करना है। और इसी के साथ आपके पास यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है आपके पास, ठीक है, और आपके पास विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कैसे वेरी करता है, सबका सब एज इट इज आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को भी, किसी को भी कोई भी डाउट है तो भी बता सकते हैं मुझे। बस आपके पास आज की क्लास के लिए इतना काफी है। ओके, सो द रिमेनिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द टुमारोज लेक्चर। और आपकी जो क्लास है कल के दिन ये यूट्यूब पे आपके पास होगी। ओके, परसों से हम ये जो क्लास है वो पोर्टल पे आपके पास यहाँ पे होगी। ओके, और आपके पास यहाँ पे इस क्लास से रिलेटेड जो भी नोट्स है आपके पास, मैं आपको शेयर करूंगा आपके ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, तो वहां पे आप उसको यहाँ पे टैली कर लेना अपने ग्रुप से। यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को? ओके ओके, तो मैं अभी क्लास को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। सो वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपके पास अब यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो आपके पास यहाँ पे कैविटेशन से रिलेटेड या फिर सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी इफेक्ट, इन सब चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे कल की क्लास में। ओके, तो कल की क्लास आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज पे ही रहेगी और फिर आपके पास वेडनेसडे से हम नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।